हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर बहुत हद तक सिमिलर है इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर की तरह। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स तक का आ जाता है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, थ्योरी से लेकर इसके प्रैक्टिकल्स तक जितनी भी चीजें, सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो जितनी थ्योरी है पहले वो कवर कर लेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है, इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हम वो सारी चीजें देख लेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में जाऊंगा और सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो बिना स्किप करे आप वीडियो को देखते रहना। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम इशू ऑफ डिबेंचर 12th क्लास अकाउंटेंसी का। ठीक है, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे एक बार ध्यान से समझना। चैप्टर के अंदर टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्या होता है, फीचर्स ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड का मतलब, डिबेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितने तरीके के होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डिबेंचर को किस किस तरीके से इशू कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट पे इशू करते हैं तो क्या होता है, डिबेंचर को जब लम सम पे इशू करते हैं तो क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, डिबेंचर को इशू भी करना और फिर रिडीम भी करना। इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन क्या सीखेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेक्टरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, उसके बाद हम रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो काफी सारे टॉपिक हैं चैप्टर के अंदर और वन बाय वन करके हम सारी चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिबेंचर का मतलब समझते हैं कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी कंपनी को बिजनेस को करने के लिए और बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है और आपने पिछली क्लास में तो सीखा ही था कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो शेयर्स मार्केट के अंदर इशू कर सकती है और पैसा ला सकती है। ठीक है, जिस तरीके से कंपनियां शेयर इशू कर सकती है, शेयर इशू करती है कंपनियां और उस पर क्या देती है, डिविडेंड देती है। हर साल जितना पैसा कमाती है कंपनी उसका एक छोटा सा पोर्शन अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जस्ट लाइक शेयर, इसी तरीके से कंपनियां क्या कर सकती हैं, लोगों को डिबेंचर भी इशू कर सकती है। अब डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक लोन है। जैसे कंपनियां बैंक से लोन लेती है ना, ऐसे ही बैंक से लोन ना लेकर जब लोगों से लोन ले लेती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिबेंचर कह देते हैं। तो डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मान लो ये डिबेंचर है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ये किसके पास होता है, कंपनी के पास होता है। तो कंपनी क्या करती है, ये जो डिबेंचर है ये लोगों को देती है। मान लो कंपनी को 5 लाख की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी, इनसे 5 लाख रुपए ले जाएगी। ठीक है, इनसे 5 लाख रुपए ले लेगी और इनको बदले में क्या दे देगी, अपने डिबेंचर दे देगी। ठीक है, और जब कंपनी इनको डिबेंचर देती है तो कंपनी इनसे 2 प्रॉमिस करती है। कितने प्रॉमिस करती है, 2। एक तो इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लो ये जो 5 लाख रुपए हैं, कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 साल के बाद आपके हम पैसे भी वापस कर देंगे और 5 साल तक हम आपको क्या पे करते रहेंगे, इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस इसी को हम लोग कह देते हैं डिबेंचर। डिबेंचर एक प्रूफ है, डिबेंचर एक प्रूफ है कि भाई हमने लोगों से क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं डिबेंचर। आइए डिबेंचर का मतलब समझ लेते हैं कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। डिबेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है इशूड बाय द कंपनी, जो एक्नॉलेजमेंट है किस चीज का, डेट का, कि भाई कंपनी ने उधार लिया है, पैसा लिया है, किससे, लोगों से उधार लिया है। इस चीज का एक प्रूफ है। ठीक है, द टर्म ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर पे क्या लिखा होता है कि ये पैसा कब रीपेमेंट करेंगे और डिबेंचर पे कितना कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इन डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी लिखा रहता है कि भाई 10% है, 20% है, कितना है। और इस पे लिखा होता है स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। इस पे लिखा होता है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो ये डिबेंचर की मीनिंग है। आप डिबेंचर की मीनिंग समझ गए होगा कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर की मीनिंग क्या है। फिर आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ डिबेंचर पे। डिबेंचर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है कि कंपनी ये जो पैसा लोगों से ले रही है इसको कब रीपेमेंट करेगी, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस करेगी और साथ में इसका इंटरेस्ट कब वापस करेगी। इस चीज की डेट भी मेंशन होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, डिबेंचर जो है क्या होता है, एक बोरोइंग होता है। जैसे कंपनी बैंक से जाकर लोन ले सकती है, ऐसे कंपनी ने समझ लो लोगों से लोन ले लिया है और बदले में इंटरेस्ट भी देना है उनको। ठीक है, जैसे बैंक को इंटरेस्ट देना है वैसे लोगों को इंटरेस्ट देना है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कंपनी
बैंक से जाएगी लोन लेने के लिए, तो लोन जब हम लेते हैं तो कोई भी चीज हमारे को क्या करना पड़ता है, सिक्योर्ड रखवाना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है। सेम ऐसे ही जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो डिबेंचर भी सिक्योर्ड होता है कि अगर कंपनी डिबेंचर के पैसे लोगों को वापस नहीं करेगी तो लोग कंपनी के असेट्स वगैरह जो भी सिक्योर्ड है उनको बेचकर अपना पैसा ले सकती है। चार्ज ऑन द एसेट्स लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, चार्ज ऑन द एसेट्स। अगर कंपनी डिबेंचर के पैसे लोगों को वापस नहीं करती है तो कंपनी के असेट्स को बेचकर लोगों के पैसे रिकवर करवाए जाएंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक को मतलब नहीं है कि हमारी इनकम हो रही है कि नहीं हो रही, अगर हमें इस महीने इनकम नहीं भी हुई तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है। सेम ऐसे ही कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे डिबेंचर के जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए। एक होता है बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो डिबेंचर होता है ना उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है कि भाई 10% देंगे, 20% देंगे। लेकिन जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता। उसमें कंपनी सिर्फ ये कहती है भाई लाओ मुझे 100 रुपए दो, 5 साल के बाद मैं तुम्हें 140 रुपए वापस कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें ये लिखा होता है कि तुम हमें आज इतने पैसे दो, इतने साल के बाद हम तुम्हें इतने पैसे वापस कर देंगे। ठीक है। तो यानी कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। कह रहा है कि लाइक अ डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय द कंपनी एंड साइन द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। कह रहा है कि इसके ऊपर भी साइन वगैरह सब कुछ होते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके का लोन ही होता है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट स्टेटेड, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। अमाउंट पेबल ऑन द मैच्योरिटी स्टेटेड, कितना पैसा कंपनी बाद में पे करेगी ये लिखा होता है। इसका एग्जाम्पल है डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। ये इसके बॉन्ड नाम है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिबेंचर। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि शेयर और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आइए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑनर। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं होते, वो कंपनी के लेंडर होते हैं, यानी कि कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, यानी कंपनी को उन्हें पैसे वापस करने होते हैं। जबकि शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ऑनर। रिटर्न। डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इनको रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। रीपेमेंट। डिबेंचर का जो अमाउंट है वो रीपेमेंट किया जाता है, लेकिन शेयर का जो पैसा है वो रीपेमेंट नहीं किया जाता। हाँ, प्रेफरेंस शेयर के पैसे रीपेमेंट किए जाते हैं। ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो आप। सिक्योरिटी। डिबेंचर मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड। कह रहा है कि डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और सिक्योर्ड नहीं भी हो सकता है, यानी किसी एसेट्स पे चार्जेबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन शेयर जो होता है वो कभी भी सिक्योर्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी शेयर होल्डर को उनके पैसे वापस नहीं करेगी या उनको डिविडेंड नहीं देगी तो वो आके कंपनी के असेट्स उठा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते वो। कन्वर्टिबिलिटी। डिबेंचर को आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, लेकिन शेयर्स को आप डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को आप दोबारा इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, वोटिंग राइट पे आ जाते हैं। डिबेंचर होल्डर को मैनेजमेंट की कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं होता, इसलिए इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते। लेकिन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। रिस्क। डिबेंचर होल्डर को कम रिस्क होता है, यानी ये रिस्क फ्री होते हैं। जो डिबेंचर खरीदोगे ना आप, अगर आप कंपनी के डिबेंचर खरीदोगे तो आप रिस्क फ्री हो, क्योंकि अगर कंपनी आपका पैसा नहीं देगा तो कंपनी के असेट्स बेचकर आपको पैसा मिल जाएगा। इवन आपका इंटरेस्ट भी नहीं डूबेगा, क्योंकि कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो आपका इंटरेस्ट कंपनी को देना ही पड़ेगा। शेयर्स में तो कंपनी अगर मान लो प्रॉफिट नहीं हो रहा तो डिविडेंड नहीं दे रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है यानी कंपनी अगर बंद हो जाती है तो भी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में ही पैसा मिलता है। तो ये दिक्कतें हैं। प्रायोरिटी एज द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा वापस किया जाता है और बाद में शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाता है जब कंपनी बंद होती है। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को 4 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जिंग। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सिक्योरिटी। इसमें आते हैं अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड।
अगर डिबेंचर के बदले कंपनी ने कोई पर्टिकुलर एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, सिक्योर्ड करके रखा है कि अगर मैं डिबेंचर के पैसे नहीं देता तो मेरा ये वाला एसेट्स उठा के आप लेके चले जाना, तो इसे हम लोग कह देते हैं सिक्योर्ड, ठीक है। और अनसिक्योर्ड जिसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, एक होता है बियरर डिबेंचर, अगर वो डिबेंचर किसी कंपनी का मेरे पास है और मैं किसी और को चाहूं तो दे सकता हूं, तो इसे कहते हैं बियरर, मतलब वो डिबेंचर किसी के पास भी ट्रांसफर हो सकता है और जिसके पास होगा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक होता है रजिस्टर्ड, कंपनी ने मेरे को डिबेंचर दिया है, मेरा नाम रजिस्टर्ड है, मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, एक होता है इररिडीमेबल और रिडीमेबल, जिसका पैसा कंपनी स्पेसिफाइड कर देती है कि हम कब वापस करेंगे, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, उसे रिडीमेबल, और जिसका मेंशन नहीं करती है उसे इररिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। नॉन कन्वर्ट डिबेंचर का मतलब क्या है कि आप अगर अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपने डिबेंचर को दूसरे डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसे कहते हैं कन्वर्टिबल, और जब कन्वर्ट नहीं करवा सकते तो उसे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के नाम से जानते हैं। तो ये डिबेंचर को क्लासिफाई करने के तरीके हैं। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी, या डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है। देखो, कोई भी कंपनी जब मार्केट के अंदर आती है ना और अपने डिबेंचर लेके आएगी और लोगों से बोलेगी हमारे डिबेंचर खरीद लो, तो लोग क्यों उसके ऊपर बिलीव करेंगे। तो कंपनियां जनरली क्या करती है, किसी ऐसी कंपनी को, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को या किसी ऐसे बंदे को पकड़ती है जिसका मार्केट के अंदर एक फेस वैल्यू होता है, मतलब कि लोग उसे जानते हैं, और उसकी गारंटी दिलवाती है लोगों को कि देखो, वो बंदा गारंटी देता है कि हाँ मैं इस कंपनी को जानता हूँ, कंपनी के लोग ठीक है, आप इनके डिबेंचर खरीद सकते हो, ये आपका प्रिंसिपल भी वापस करेंगे, ये आपका इंटरेस्ट भी वापस करेंगे, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो इस ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, याद रख लेना। डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, अब ये बहुत बड़ा विषय है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है। डिबेंचर ट्रस्टी कभी शेयर होल्डर नहीं बन सकते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, कोई प्रमोटर वगैरह नहीं बन सकता, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इतना आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक। तो अब बच्चों हम डिबेंचर के बारे में सारी चीजें सीख चुके हैं, तो यहाँ से हमारा जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट। अब ये इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कोई डिबेंचर 100 रुपीज का है और उसको कंपनी बेचती है और 100 के 100 रुपए एक ही बार में कंपनी रिसीव कर लेती है बंदे से, तो इसे हम लोग कहते हैं लमसम। लेकिन अगर यही पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया जाता है, देखो जनरली ना कोई भी बंदा एक साथ बहुत सारे डिबेंचर खरीदता है, ठीक है, तो कंपनी एक साथ पैसा नहीं मांगती है। जैसे मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन लोग 1 लाख 2 लाख एक बार में इतने डिबेंचर खरीदते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगती है। जैसे इन इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो सकता है, जैसे शेयर्स वाले में था, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, ठीक है, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है फर्स्ट कॉल, जैसे शेयर्स में था, उसके बाद होता है सेकंड कॉल, और उसके बाद होता है हमारा फाइनल कॉल, ठीक है। अगर मान लो कंपनी सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट में ही मंगवा रही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। अगर 2 में मंगवा रही है तो एप्लीकेशन और फिर अलॉटमेंट, ठीक है। और उसके बाद 1 में मंगवा रही है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर 2 एंट्रियां होंगी, सबसे पहले हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट में 2 एंट्री होती है, सबसे पहले एंट्री होती है ड्यू की और फिर होती है रिसीव की। फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री होती है, पहली होती है ड्यू की और फिर होती है रिसीव की। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में भी पहले ड्यू की और उसके बाद होती है हमारी रिसीव की। फाइनल कॉल में भी पहले ड्यू की और देन फिर होती है रिसीव की। तो एक डिबेंचर को अगर इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाए तो मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट में इशू किया जा सकता है और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर इशू करते हैं तो हमारी 10 एंट्रियां बन जाती है। क्लियर होती है बात, ठीक है। अगर 4 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 8 एंट्री और 3 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो 6 एंट्री, 2 में करते हैं तो 4 एंट्री और 1 में करते हैं तो सिर्फ 2 एंट्री में काम चल सकता है। अब देखो ये जो डिबेंचर होता है ना, अगर हम इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर रहे हैं तो हम डिबेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? 3। सबसे पहला होता है एट पार। क्या होता है? एट पार। दूसरा होता है हमारा एट प्रीमियम। क्या होता है? एट प्रीमियम। क्लियर। और तीसरा होता है हमारा एट डिस्काउंट। ठीक है।
तो 3 होते हैं। डिबेंचर को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है। एट पार, अगर आपका 100 रुपए का डिबेंचर है और आपने 100 रुपए में ही बेच दिया, आपका डिबेंचर 200 का है, 200 का बेच दिया, 500 का है, 500 में बेच दिया, तो उसे एट पार कहते हैं। एट प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, 120 में बेचा, 200 का डिबेंचर है, 240 में बेचा, 500 का डिबेंचर है, 1000 में बेच दिया, इसे कहते हैं एट प्रीमियम। और एक एट डिस्काउंट का मतलब जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है, आपने 90 रुपीज में बेच दिया, 100 रुपए का डिबेंचर है, आपने 70 रुपीज में बेच दिया, 200 का डिबेंचर है और आपने 190 में बेच दिया, तो इसे कहते हैं एट डिस्काउंट। क्लियर हो गया। जो डिबेंचर की मेन वैल्यू होती है उसको हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू के बराबर में इशू किया जाता है तो एट पार, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया जाता है तो एट प्रीमियम, और फेस वैल्यू से कम पर इशू किया जाता है तो एट डिस्काउंट। पहले हम लोग इनकी नॉर्मल एंट्री समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन की एंट्री करनी पड़े तो आप एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। इस एंट्री का नाम होता है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये रिसीव की एंट्री है। जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। मैं डी भी लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना होता है। क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। क्लियर होती है बात। तो ये दो एंट्री जो है, ये दो एंट्री हमारी किसकी है? एप्लीकेशन की। ये दो एंट्री हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। क्लियर होता है। अब हम लोग एप्लीकेशन के बाद एक बार देखते हैं कि हमें अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करनी होती है। तीसरा, अगर हमें अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है, शेयर याद आ रहा है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। अब परसेंट डिबेंचर की जगह जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये होता है डिबेंचर बीइंग डिबेंचर अमाउंट ड्यू कर दिया हमने। डिबेंचर अमाउंट क्या कर दिया? ड्यू। ठीक है। उसके बाद चौथी एंट्री हो जाती है डिबेंचर अलॉटमेंट को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। ये दोनों एंट्री हमारी किसकी हो जाती है? दोनों एंट्री हो जाती है हमारी अलॉटमेंट की। किसकी हो जाती है? अलॉटमेंट की। बताइए, बात समझ में आती है? अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको 4 एंट्रियां पता होनी चाहिए। 2 एंट्री तो शुरू की फिक्स है, और ये जो अलॉटमेंट की एंट्री है ये मैंने आपको कर दिया। बस आपको जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है तो कुछ भी नहीं करना। ये जो डिबेंचर अलॉटमेंट है ना, यहां पर फर्स्ट कॉल लिख देना है। ये वाली लाइन सेम रहेगी, बैंक वाली लाइन सेम रहेगी, और जहां पर डिबेंचर अलॉटमेंट है वहां पर डिबेंचर फर्स्ट कॉल कर देना बस, और कोई भी चेंज नहीं है। जब आप सेकंड कॉल की एंट्री करोगे ना, सेकंड कॉल की कुछ भी नहीं करना। जहां डिबेंचर अलॉटमेंट है वहां डिबेंचर क्या करोगे? डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। बस इतना सा चेंज करना है। यानी कि जैसे अलॉटमेंट की एंट्री है वैसे ही फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की और फाइनल कॉल की बनने वाली। क्लियर होती है बात? अब जरा समझना। अब आ जाते हैं हम लोग प्रीमियम पे। अगर सेम क्वेश्चन हमारे को प्रीमियम में आ जाता है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। ये एंट्री हमारी बन जाएगी सेम। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन वाला ना प्रीमियम आपको बताएगा कि प्रीमियम कहां पे है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है। ठीक है। तो जनरली एप्लीकेशन अगर कुछ नहीं बोलता तो वो अलॉटमेंट पे ही क्या होता है? हमारा प्रीमियम होता है। तो मैं भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आपको ऐसे बताता हूं कि अगर मान लो प्रीमियम अलॉटमेंट पे है। क्लियर? तो देखो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कैसी रहेंगी? बिल्कुल सेम रहेंगी। पहले जब प्रीमियम पे भी करेंगे तो एप्लीकेशन यही रहेगा, बिल्कुल दोनों एंट्रियां बिल्कुल सेम। अब जैसे प्रीमियम पे करते हैं तो यहां पर एंट्री चेंज हो जाती है। क्या एंट्री चेंज होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया? उसके बाद फोर्थ एंट्री जब हम लोग करते हैं तो सेम एंट्री हो जाती है, प्रीमियम जोड़ के अमाउंट आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गई। तो अगर प्रीमियम आता है तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाती है जो कि प्रीमियम की होती है। क्लियर, बस ये एक लाइन क्या हो गई एक्स्ट्रा आगे, जो कि किसकी होती है, प्रीमियम की। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्काउंट पे। अगर देखो क्वेश्चन में डिस्काउंट कहां पर होता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो वो अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट है। पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहली एंट्री बिल्कुल सेम। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहां पर भी सेम रहेगा। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, यहां पर भी हमारा बिल्कुल, अगर डिस्काउंट पे भी करेंगे तो बिल्कुल सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है दो एंट्री में। जब हम तीसरी एंट्री करते हैं ना तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर मान लो अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है तो हम कैसे करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे तीसरी एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट हमारे लिए क्योंकि एक लॉस होता है इसलिए हम उसको एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। क्लियर होती है बात। उसके बाद यहां पर रिसीव करने की सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हमारा 100 रुपीज का डिबेंचर 100 में इशू हो जाता है तो हम कैसे एंट्री बनाएंगे, अगर हमारे 100 रुपीज का डिबेंचर 120 में इशू हो जाता है तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं, यानी प्रीमियम को हम कहां पे एंट्री में लिखते हैं, और अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम उसको कहां पर लिखते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो अब हम इनके ऊपर एक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का आपको पार पे करवाऊंगा, एक प्रीमियम पर और एक डिस्काउंट पे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो हम कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं उठा रहे, तो जो भी टॉपिक के अंदर एक लेवल वाला क्वेश्चन होगा वो हम उठा के करेंगे। तो मैं अभी एट पार का एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जब इंस्टॉलमेंट में पार पे इशू किया जाता है, फिर प्रीमियम देख लेंगे, फिर डिस्काउंट देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फ्रेम करेंगे। मैंने सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख दी ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आता है, डोगरा लिमिटेड 2009% डिबेंचर इशू करता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2000 डिबेंचर है, 9% वाले एक है। एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज की है। अब कैसे कैसे, 20 रुपए का इसमें एप्लीकेशन है। क्लियर। उसके बाद 20 रुपए का हमारा अलॉटमेंट है, उसके बाद 30 रुपए का हमारा फर्स्ट कॉल रूप है, और उसके बाद 20 रुपए का जो है हमारा क्या है, 30 रुपए का क्या है हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव 2400 डिबेंचर, जैसे आप शेयर्स में करते थे। यानी हमारी कंपनी सिर्फ 2000 डिबेंचर बेचना चाहती है, लेकिन हमारे को 2400 डिबेंचर मार्केट के अंदर क्या हो गए, इशू हो गए। तो हमारे को रिसीव हो गया 2400, जबकि हमने अलॉट करे थे सिर्फ कितने, 2000, यानी कि हमने 2000 ही बेचने थे। ठीक है, एप्लीकेशन 1800 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड फुल। कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कि जो 1800 डिबेंचर हैं उनको हमें पूरे डिबेंचर देने हैं, तो 1800 वाले को फुल दे दिया हम लोगों ने। बाकी के क्या हुआ, 400 वालों को हम लोग 200 देंगे, 400 वालों को 200, यानी कि 200 प्रोराटा बेसिस पे दे रहे हैं। तो 200 डिबेंचर क्या करना होगा, एडजस्ट, यानी हमने वापस नहीं करे, 200 डिबेंचर के जो एप्लीकेशन का पैसा उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 200 डिबेंचर को हमने क्या कर देना है, रिजेक्ट। तो एक तरीके से अगर आप इसको गिनोगे तो देखो 2400 हो जाएगा, इसको गिनोगे तो आप पूरे 2000 बन गए। तो इस तरीके से हमारी कंपनी क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है। अब आ जाते हैं हम लोग एंट्रीज पे। एंट्री मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख दी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो हमारी कंपनी भले ही 2000 डिबेंचर बेचना चाहती थी, लेकिन लोगों ने सबसे पहले हमारी कंपनी को कितने एप्लीकेशन भेज दी, 2400। तो जब पहले पैसे आएंगे एप्लीकेशन पे, जो पैसे आएंगे वो 2400 डिबेंचर पे आएंगे। तो देखो एक तरीके से 2400 डिबेंचर पे हमारे को पैसे रिसीव हो रहे हैं, और एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 20 रुपए का। तो इस हिसाब से हमारे को 48,000 रुपीज रिसीव हो गए। तो आपने ये एंट्री पहले आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अभी मैंने पीछे समझा दी है। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन की मनी को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हमारा 48,000 आ गया। उसके बाद नॉर्मल एप्लीकेशन, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। हम मंगवाना कितना चाहते थे, हम तो 2000 डिबेंचर मंगवाना चाहते थे 20 रुपीज के हिसाब से, तो ये 40,000 हो गया। अच्छा, एडजस्ट कितना कर रहे हैं,
एडजस्ट हम लोग कितना कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि 4000 वाले जिन्होंने 400 डिबेंचर हमसे मांगे, हम उनको 200 डिबेंचर दे रहे हैं, यानी उसके 200 के पैसे हमने वापस नहीं करे, हमने बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये एडवांस आ गए एक तरीके से अलॉटमेंट के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिबेंचर अलॉटमेंट 200 डिबेंचर 20 रुपीज जो कि एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमें क्या करना है बच्चों, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4000 और 200 डिबेंचर हमने वापस कर दिए हैं, तो यहाँ पर टू बैंक हो गया। तो इस तरीके से हमारे एप्लीकेशन की जो 2 एंट्रियां थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की एंट्री बिल्कुल सेम, जो पहली एंट्री होती है ना, सिर्फ लोगों ने 2400 डिबेंचर हमें अप्लाई कर दिया था, पहली एंट्री सिर्फ 2400 से होती है, उसके बाद बाकी के अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, वो सब 2000 डिबेंचर से ही चलने वाला है। तो 2000 डिबेंचर है, यहाँ पर चेक करना अलॉटमेंट पे 2000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 20 रुपए का है, तो कितना आ गया आपका 40,000। एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। जो भी परसेंट है आप परसेंट भी यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे, आप नरेशन भी लिखेंगे और आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, ये हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट पूरा बना के करना है। तो ये वाली एंट्री आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब देखो जब डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे आएंगे तो आपके पास ऑलरेडी अलॉटमेंट के ऊपर 4000 एडवांस आ रखे हैं, तो आप क्या करोगे, आने कितने थे 40,000, ठीक है। कितने आ चुके हैं पहले, 4000 पहले आ चुके हैं, तो 36,000 आपके पास रिसीव होंगे जब आप डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव करोगे। डिबेंचर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाती है, जैसे मैंने बताया था अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा, 9% की जगह 9% रहेगा, बैंक की जगह बैंक रहेगा और डिबेंचर अलॉटमेंट की जगह आप डिबेंचर फर्स्ट कॉल कर दोगे। सिर्फ कितने 20,000 डिबेंचर हैं, सॉरी 20 कह रहा हूं मैं, 2000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर हमारा फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है, 30 रुपए का है, तो इनटू करके कितना आ गया 60,000 सब में 60,000। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल लिख देंगे, 9% की जगह 9%, बैंक की जगह बैंक आ जाएगा, उसके बाद डिबेंचर फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आ जाएगा। कितने डिबेंचर हैं, 2000 डिबेंचर हैं और सेकंड कॉल पे कितने रुपए रिसीव करने हैं, 30 रुपीज रिसीव करने। इस तरीके से 60,000 सब में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। आप इसे नोट कर लेना अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फ्रेम करेंगे, फ्रेम करने के बाद जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर डिबेंचर को इशू किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन ये इशू करा जा रहा है किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझेंगे एक बार। कह रहा है कि आयरन प्रोडक्ट लिमिटेड इशू 5009% डिबेंचर है, 5009% डिबेंचर है, एक डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का है जिसके अंदर प्रीमियम होगा 40, यानी कि अब हम डिबेंचर को 100 रुपए का डिबेंचर 140 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन वाला देखते हैं कि बताता है कि नहीं बताता है कि प्रीमियम कहां पे है। अगर नहीं बताएगा तो हम अलॉटमेंट में मानेंगे, अगर वो बताता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन वाला कहता है 40 रुपए का प्रीमियम, मैंने लिख दिया ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 ऑन एप्लीकेशन। कह रहा है कि 40 रुपए का एप्लीकेशन है जिसमें 10 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्रीमियम। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन में इस 40 में 10 प्रीमियम जुड़ा है तो मेन एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, 30 रुपीज होगा। बोलो क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वाला कहता है ₹45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹15 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल 45 है जिसमें 15 रुपीज का प्रीमियम है, 15 प्रीमियम है, तो 45 में से 15 गया तो 30 रुपीज का मेन अलॉटमेंट अमाउंट है। उसका जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस कैसे निकालोगे, 100 में 40 ऐड करना, 140 में से 40 माइनस करना, 45 माइनस करना, ये आपका आ जाएगा 55। क्लियर हुआ। अब देखो प्रीमियम में एक बार चेक कर लो कितना प्रीमियम आ गया, 10 और 15, 25 प्रीमियम आ गया, तो अभी भी कितना प्रीमियम रहता है, अभी भी 15 प्रीमियम रहता है। तो 45 में से 15 प्रीमियम है तो बाकी का 40 क्या हो गया, बाकी का 40 हमारा मेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें प्रीमियम हर एक स्टेज पर है, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सबसे टफ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं होता तो सिर्फ प्रीमियम यहीं पर होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट पे ही हमारे को मानना है। क्लियर होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रीमियम हर स्टेज पर है तो हम हर स्टेज पे उसके हिसाब से कर रहे हैं। देखो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो वो एप्लीकेशन की सेकंड वाली एंट्री पे दिखाई देगा, और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल्स, फाइनल कॉल कहीं पर भी प्रीमियम हो तो वो हमें ड्यू की एंट्री में लिखनी है। किस में लिखनी है, ड्यू की एंट्री में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्लियर, कितने डिबेंचर है, 5000 डिबेंचर है और टोटल एप्लीकेशन अमाउंट कितना है 40, टोटल से इंटू कर देंगे 40, कितना आ गया 2 लाख 2 लाख। उसके बाद आ जाते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम आ गया तो हम प्रीमियम वाला अमाउंट भी इस तरीके से प्रीमियम वाली लाइन भी ऐड कर देंगे, बस इतना सा चेंज होता है। एट पार में क्या होता है, ये एंट्री, लेकिन प्रीमियम में यहां पर प्रीमियम आ जाता है जब एप्लीकेशन पर प्रीमियम हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो 5000 डिबेंचर है, 30 रुपए का। अब देखो यहां पर जो इंटू करना है, यहां पर आप चाहो तो यहां से भी नोट कर सकते हो और चाहो तो आप इंटू करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर जो है ना परसेंट डिबेंचर, इसमें कौन सा अमाउंट इंटू करना है, इसमें इंटू करना है जो एप्लीकेशन का अमाउंट होगा, देखो 30 रुपए, 5000 डिबेंचर पे 30 रुपए, ठीक है। और यहां पर जो इंटू करना है वो 10 रुपीज करना है, तो 5000 डिबेंचर पे इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, इंटू करके हमारा दोनों अमाउंट आ जाता है, एंट्री मैच हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डिबेंचर अलॉटमेंट। सिंपल एंट्री क्या थी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर यानी 9% डिबेंचर। क्योंकि इसमें प्रीमियम आ गया तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, प्रीमियम अगर इन पर है तो वो ड्यू की एंट्री में शो करनी है, तो ये देखो प्रीमियम भी आ गया, क्लियर। अब आते हैं डिबेंचर अलॉटमेंट, 5000 डिबेंचर है, अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है, एक बार थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू है 30, क्लियर है। अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू कितनी है, सॉरी 30 कह रहा हूं, 45, अलॉटमेंट की टोटल वैल्यू 45 और मेन अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 30, यानी कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू का अमाउंट है 30 और उसके बाद प्रीमियम कितना है 15, 30,000 पे 5000 पे 15 का प्रीमियम हो गया। सबको इंटू करेंगे, पहला अमाउंट, दूसरा अमाउंट, तीसरा अमाउंट, क्लियर। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ये वाला अमाउंट आपको उठा के बैंक में टोटल कितने रुपए रिसीव होंगे, इतने तो डिबेंचर के फेस वैल्यू का है और इतना आपका प्रीमियम का, टोटल ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पे आ जाते हैं। सिंपल, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, क्योंकि यहां पर भी प्रीमियम है, टू SPR, क्लियर। इनटू कैसे कैसे करना है, देखो टोटल 5000 डिबेंचर है, टोटल वैल्यू कितनी है 45, 5000 पे, सॉरी 45 कह रहा हूं, 55, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है 40, तो फेस वैल्यू का अमाउंट है यहाँ पर 40 और उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम कितना है 15, तो इनटू करके हमारे आ गया। लास्ट एंट्री एक छूट गई है, जो कौन सी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा 275,000 और 275,000, क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्रीमियम का क्वेश्चन था, हर एक स्टेज पर प्रीमियम था। मैंने एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम दिखाया आपको, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम था, फर्स्ट एंड फाइनल पे भी प्रीमियम था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन किसका है, डिस्काउंट का है। तो अगर हमारा डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। कंपनी के पास 2000 डिबेंचर है, 6% एक है, ठीक है। अब जो डिबेंचर है उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए का एक 10% डिस्काउंट, 100 का 10% 10 ही आ जाएगा, क्लियर। कहता है कि 30 रुपए की एप्लीकेशन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 40 रुपए का अलॉटमेंट है और ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, ठीक है। 40 का अलॉटमेंट है, तो बताओ डिस्काउंट माइनस करने से पहले कितना अलॉटमेंट रहा होगा, 50 में से 10 माइनस हुआ है तो 40 आया, यानी ये डिस्काउंट का अमाउंट है। उसके बाद कहता है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो 100 में से बैलेंस कैसे निकाला, 100 में से 10 गए तो 90 बचे, 90 में से 30 घटाओगे 60 और 60 में से 40 हम लोग घटा देंगे तो 20 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाता है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम एंट्रीज पे आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। एंट्रीज में हमारा पहला वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टोटल हमारा कितना था 20,000 था, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 30 रुपए, ये आ गया हमारा, क्लियर। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर अकाउंट, यानी कि परसेंट डिबेंचर अकाउंट, ये एप्लीकेशन खत्म। अलॉटमेंट पर जब हम आएंगे तो बस यही तो थोड़ा सा समझना है हमारे को, डिस्काउंट को हमें कहाँ शो करना है, अलॉटमेंट पे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब डिस्काउंट नहीं था तो क्या था, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर, क्योंकि डिस्काउंट आया तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम होता है तो नीचे आ जाता है। बोलो बस इतना सा डिफरेंस है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 6% डिबेंचर, कितने डिबेंचर है हमारे पास 20,000 डिबेंचर है। डिबेंचर की फुल वैल्यू, ये जो फुल वाली वैल्यू कितनी है 40 इंटू
20,000 पे डिस्काउंट कितना है 10, 20,000 पे यहाँ पर फेस वैल्यू का अमाउंट कितना होगा, ये 50 वाला वैल्यू ले लेना आपको। क्लियर, तो हमने इनटू करके लिख दिया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो डिबेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट चेक कर लो कितना है 8 लाख। देखो आपका जो डिबेंचर था वो फेस वैल्यू उसकी 10 लाख थी, लेकिन आपने 8 लाख में इशू करा डिस्काउंट काटने में, तो आप पे कितने आएंगे, ठीक है, आपके पास जितने आएंगे आप सिर्फ उसकी एंट्री करोगे। तो यहाँ पर 8 लाख लिखना था, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा, चेक करो 20 रुपीज, ये रहा 20,000 20 इंटू करा हमने 4 लाख 4 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर आपको एंट्री याद है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान रखना है कि प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट होगा तो डेबिट। अगर प्रीमियम नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे बताया है तो ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो वो सेकंड एंट्री में शो होता है, और बाकी और कहीं पर भी है तो वो ड्यू की एंट्री में शो किया जाता है। सेम यही सीन हमारा किसका रहता है, सेम यही सीन हमारा रहता है किसका, डिस्काउंट का। डिस्काउंट अगर बताया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो हमारा किस पे आ जाता है, अलॉटमेंट पे आ जाता है। क्लियर, तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है यहाँ पर कि हम इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से इशू करते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे को डिबेंचर को लमसम में इशू करना हो कैसे करेंगे। तो लमसम में भी 3 तरीके से हो सकता है, एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, और एट डिस्काउंट हो सकता है। ठीक है, तो एट पार तो मैं रहने देता हूँ, मैं आपको एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कह रहा है कि नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 7500 हमारी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं, 12% वाले हैं। एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। क्लियर है, और उस पर प्रीमियम कितना है, 35 रुपीज का। क्लियर, कह रहा है द फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने आपको बताया था एक ही इंस्टॉलमेंट होता है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना है। क्लियर, कितना डिबेंचर है, इतना। टोटल कितनी वैल्यू आएगी, 100 रुपए की फेस वैल्यू और 35 रुपए का हमारा क्या है, प्रीमियम। तो दोनों को ऐड करके हम इंटू करेंगे, सॉरी 7500 को 135 से हम इंटू करेंगे, तो ये हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो SPR भी आ जाएगा। क्लियर, कैसे कैसे, ये वाला अमाउंट यहाँ पर आपको नोट करना है। 7500 की फेस वैल्यू का अमाउंट क्या था, 100 से इंटू करना है। 7500 का हमारा प्रीमियम का कितना है, 35 है, 35 से इंटू करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन जिसमें हम वन टाइम में इशू कर रहे हैं। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमारी एंट्रियां क्या होती है, ध्यान से समझो। कहता है कि अगर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्या कह रहा है, कार्टी लिमिटेड इशू 8000 हमारा डिबेंचर है, 9% वाला डिबेंचर है। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, उस पर 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% 10 आ जाएगा, जो कि माइनस के रूप में दिखाए। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। अब कंपनी को रिसीव हो गया लेकिन 9000, तो 9000 डिबेंचर रिसीव हो गया। अब क्या कर सकती है, कंपनी ने मांगना चाहती थी 8000, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन आ गया 9000, 1000 वापस करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट करने का भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम अलॉटमेंट मंगवा रहे हैं या फर्स्ट कॉल मंगवा रहे हैं तो हम वहां एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोला गया तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वापस ही करना पड़ेगा। क्लियर है, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन। कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एक डिबेंचर था कितने का, 100 रुपए का, तो 1 उसमें 10 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट माइनस करके आएगा। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, सामान 100 रुपए का, उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, हमने कोई सामान बेचा, सामान 100 रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो बंदा हमें कितने देगा, 90 देगा। तो सेम यही डिबेंचर के अंदर भी है। डिबेंचर पे 9000 डिबेंचर पे पैसे आ गए। सबसे पहली बात तो याद रखना है, 9000 डिबेंचर पे पैसे आ गए 90 रुपीज के हिसाब से, तो कितना आ गया, 8,10,000 रुपीज। यहाँ पर हम इस अमाउंट को नोट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि डिबेंचर में डिस्काउंट है तो बस यहाँ प्रीमियम पहले यहाँ आता था, यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बस ये एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाएगी। 2% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर। अच्छा, हमें कितना डिस्काउंट कितना देना है, हमने मंगवाया 8000 था, ठीक है, तो 8000 इंटू में 10, ये आ गया। 8000 पे फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो यहाँ फेस वैल्यू, जहां पर भी परसेंट लिखा होता है ना, वहां फेस वैल्यू अमाउंट आता है, ठीक है। कितना आ गया, 8 लाख।
और 1000 डिबेंचर हमने वापस कर दिया, कितने रुपए के हिसाब से? 90 रुपए दिए होंगे ना बंदे ने हमारे को, तो 1000 डिबेंचर वापस 90 रुपीज के हिसाब से 90,000 एंट्री मैच भी हो जाएगी, आप देख लेना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, क्लियर हो गया। तो यहां तक हमारा जो लमसम वाला टॉपिक था वो लमसम और हमारा जो कौन सा था इंस्टॉलमेंट वाला वो टॉपिक क्लियर हो गया। इंस्टॉलमेंट में एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और लमसम के अंदर एट पार में तो क्या ही तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने इसलिए एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया है। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन लमसम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हम डिबेंचर को जब हम एक बार में इशू करते हैं और हम यहाँ पे रिडम्पशन का जो टर्म है उसको भी कंसीडर करेंगे। रिडम्पशन के टर्म का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि एक डिबेंचर जब इशू किया जाता है तो उसको 5 साल 6 साल के बाद कंपनी क्या कर देती है? रिडम्पशन भी कर देती है। रिडम्पशन मतलब उसके पैसे कंपनी क्या कर देती है? वापस कर दे सकती है, ठीक है। तो अब ये इशू का मतलब क्या है कि जब पब्लिक को डिबेंचर दिया जाता है, जब पब्लिक को डिबेंचर दिया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, क्लियर होता है। ये इशू 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, ठीक है, इसके अलावा एट प्रीमियम और इसके अलावा एट डिस्काउंट, क्लियर। अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया जा रहा है, एट पार है, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में मान लो इशू किया जा रहा है तो वो एक तरीके का प्रीमियम है, और 100 रुपए का डिबेंचर अगर 90 रुपीज में मार्केट में इशू किया जा रहा है तो उसे हम लोग एट डिस्काउंट कहते हैं। अब रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसे को वापस करना। रिडम्पशन का मतलब क्या है? पैसे को वापस करना। कंपनी आपको पता है कि जैसे किसी को डिबेंचर बेचती है तो 4 साल 5 साल 6 साल उसके पैसे का इस्तेमाल करती है और उतने दिनों तक क्या देती रहती है? इंटरेस्ट देती रहती है। अब जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है जो डिबेंचर पे मेंशन है, उसके बाद कंपनी उस डिबेंचर के पैसे डिबेंचर होल्डर को वापस करती है, डिबेंचर होल्डर जिसने डिबेंचर खरीदा है। अब ये वापस 2 तरीके से किया जा सकता है, एक एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे। इसका मतलब तुम हमें 100 रुपए दो, हम 5 साल तुम्हारे पैसे इस्तेमाल करेंगे, 5 साल तक उस 100 रुपए पे हम तुम्हें इंटरेस्ट देते रहेंगे और 5 साल के बाद हम ये तुम्हारे 100 रुपए वापस कर देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं एट पार। तो अगर 100 रुपए लेकर 100 रुपए कंपनी वापस कर रही है तो ये एट पार है। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी आपसे 100 रुपए ले रही है, 5 साल तक आपको इंटरेस्ट दे रही है और 5 साल के बाद कंपनी एक वादा और कर रही है कि 5 साल के बाद मैं तुम्हें 100 रुपए वापस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपए के बदले तुम्हारे 120 रुपए वापस कर दूंगा। इसे कहते हैं एट प्रीमियम। कभी भी डिबेंचर को रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता। ये कैसी सिचुएशन होगी जब कंपनी बोलेगी लाओ आज 100 रुपए दो और मैं तुम्हें 5 साल के बाद 90 रुपए वापस करूंगा, तो ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। अब यहां पर समझने वाली चीजें क्या क्या है? देखो, अगर इशू के टाइम पर प्रीमियम है तो ये कंपनी के लिए एक तरीके का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर इशू के टाइम पर डिस्काउंट है, यानी कि कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर अगर 90 रुपए में दे रही है तो ये कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है, क्लियर है। इसी तरीके से एट पार का तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 ले रहे हैं और 100 रुपए ही वापस कर रहे हैं तो यहां ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। लेकिन एट प्रीमियम यानी अगर मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं और 120 रुपए 5 साल के बाद वापस करता हूं तो यहां पर ये मेरे लिए क्या है? लॉस है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इशू का प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा, इशू करने का डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस और रिडम्पशन करने का प्रीमियम भी कंपनी के लिए एक तरीके का क्या होता है? लॉस होता है। तो अगर आपको ये बातें थोड़ी सी समझ में आई हैं तो आपको ये एंट्री भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी हम बहुत इजीली कर लेंगे। सबसे पहली एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री है किसकी? दोनों एंट्री इशू की है। ये दोनों एंट्री किसकी है? इशू की। इसके अलावा रिडम्पशन की भी 2 एंट्री होती है जो नीचे होती है, तो रिडम्पशन की हमारा सिलेबस में नहीं है तो हटाओ उसको। इशू की एंट्री में आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए का है और 100 रुपए का ये बेचा गया तो यहाँ पे 100 रुपए आ जाएंगे, क्लियर। अगर मान लो कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए का है और 100 रुपए में ही बेचा गया तो यहाँ पे 100 रुपए आ जाएगा। बोलो, क्लियर होती है बात? अगर कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन कंपनी ने 90 रुपए में बेचा है तो यहां पर चेंज होकर 90 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होती है बात? अगर कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए का है लेकिन कंपनी ने 120 में बेचा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो बताइए आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर कंपनी का डिबेंचर 100 रुपए का है और कंपनी ने 120 रुपए में बेचा है लेकिन कंपनी के 10,000 डिबेंचर है
तो सिंपल सी बात है 10,000 डिबेंचर इंटू में 120 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड एंट्री। ये जो है ना, ये एडजस्ट की एंट्री, बस इस घमासान को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहां पर आ जाता है हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये लाइन आपको क्लियर होगा, क्लियर होता है। अब आता है डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू हमारे लिए क्या होता है? लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू हमारे लिए क्या होता है? ये देखो, इशू पे जो डिस्काउंट होता है वो लॉस, और लॉस का रूल क्या है? जनरल एंट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं। तो ये हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या है? डिस्काउंट। अगर कंपनी अपना डिबेंचर इशू करती है उस पर डिस्काउंट हो रहा है तो कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए लॉस यहां पर दिखाया गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगली लाइन लिखिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चेक करो, रिडम्पशन का प्रीमियम 100 लूंगा, 5 साल बाद 120 रुपए वापस करूंगा, तो कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो ये भी एक तरीका कंपनी के लिए क्या हो जाता है? लॉस। तो ये दोनों लाइनें लॉस की है, तो देखो लॉस यहां पर आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है हमारा परसेंट। इसकी एंट्री हमेशा फेस वैल्यू से करनी है, जितने रुपए के डिबेंचर की फेस वैल्यू का अमाउंट होगा। उसके बाद आता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। चेक करो, इशू का प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है? प्रॉफिट, और जनरल एंट्री का रूल है प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बोलो, क्लियर हो गया? अच्छा, रिडम्पशन का जो प्रीमियम है, अब एक बात बताओ, कंपनी अभी डिबेंचर इशू कर रही है और 5 साल के बाद रिडम्पशन करेगी, 5 साल के बाद, तो रिडम्पशन का प्रीमियम अभी नहीं देना, आपको 5 साल के बाद देना है। ये जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, ये मान लो 5 साल के बाद देना है, तो 5 साल बाद जो खर्चा होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग अभी से कर रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। तो एंट्री मैच नहीं होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट है, प्रीमियम है रिडम्पशन का, वो यहां पर भी लिखना है और आपको एंट्री मैच करने के लिए यहां पर भी लिखना है, ठीक है। ये कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट का एग्जांपल है, जो 5 साल बाद जो लॉस होने वाला है उसको हम अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो आपको एंट्रियां देखो कितने आसानी से क्वेश्चन भी आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। कहता है कि अ डिबेंचर इशूड ₹95। आपको 2 कॉलम बनाना है। डिबेंचर को इशू करा गया है कितने रुपए में? 95 रुपीज में। उसके बाद डिबेंचर को रीपेबल कितने में किया जाएगा? रीपेएबल यानी कि रिडम्पशन यानी कि वापस करा जाएगा कितने में? 105 रुपए में। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि डिबेंचर की जो फेस वैल्यू यानी वो जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है। क्लियर है? और डिबेंचर की फेस वैल्यू कितने रुपए है? 100। अब एक बात बताओ, अब जरा चेक करते हैं, 100 रुपए का सामान आपने 95 में इशू करा, तो बताओ 100 का सामान आप 95 में इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट है कितने रुपए का? 100 का सामान 95 में इशू कर दिया, 5 का डिस्काउंट है, तो इशू पे डिस्काउंट है। रीपेबल, 100 रुपए का सामान आपने कितने में रीपेबल करा है भाई? रीपेबल करा 105, यानी 100 रुपए में 100 रुपए का सामान आपने लिया है, ठीक है, 100 रुपए का सामान आपने किसी को दिया और 105 आप वापस करोगे बाद में, यानी कि रीपेबल किस पे है? प्रीमियम पे है। कितने रुपए का प्रीमियम है? 5 रुपए का प्रीमियम है। क्लियर? अब हम इसकी एंट्री करते हैं। आइए, पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल, कैसे करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। पहली एंट्री सेम है। अब इस क्वेश्चन में एक ही डिबेंचर है तो आप इशू चेक करो, 100 रुपए का था लेकिन आपने इशू कितने में करा है? 95 में, तो यहां पे सिर्फ 95 पहली एंट्री। अगर प्रीमियम पर करा होता, मान लो 105 में करा होता, 105, 100 का सामान 100 में ही कर दिया होता तो यहां पर 100। बस पहली एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत सेकंड एंट्री में। सबसे पहला ये वाली जो लाइन है कंपलसरी है, इसको नोट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर? कितना रुपया है? 95 लिखा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्या डिस्काउंट है इशू पर? यस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपीस का है? 5 रुपीज। क्लियर? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन है प्रीमियम पे? प्रीपेबल को रिडम्पशन भी कहते हैं। प्रीमियम है? यस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का? 5 रुपीज। अब आते हैं 2% डिबेंचर, ये वाली लाइन भी कंपलसरी है, लिखनी पड़ेगी। 2% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि वहां पे दे नहीं रखा 6%, 7% कितना है तो हमने लिखा। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 आ गया। फिर आ जाते हैं 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्या इशू पे प्रीमियम है? इशू पे प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है, तो इस वाली लाइन को करना है स्किप, इस लाइन को भूल जाना है। उसका 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है? यस है। कितने रुपए का? 5 रुपीज। अब आप एंट्री को मैच भी कर लेना, एंट्री मैच हो जाएगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मेट में करोगे, डेबिट क्रेडिट बना के करोगे। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एक डिबेंचर था। अगर एक से ज्यादा डिबेंचर होंगे तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए थोड़ा समझते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे को कहता है ऑन द 1 अप्रैल 2018 साक्षी लिमिटेड इशू 11% डिबेंचर। ठीक है, एक डिबेंचर इशू किया जा रहा है जो कितने रुपए का है? फेस वैल्यू है 100 रुपीज की। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, कितने परसेंट वाला है? 11%। अच्छा, कितने डिबेंचर इशू करे हैं कंपनी ने? टोटल डिबेंचर इशू करे हैं कंपनी ने 1000। पहले एक ही डिबेंचर था, लेकिन इस बार 1000 डिबेंचर एक साथ इशू किए जा रहे हैं। और कैसे? डिस्काउंट है 6%। किस पे? जब हम इशू करती है कंपनी तो 6% का डिस्काउंट, और रिडीम करा जा रहा है 5% के प्रीमियम पे। तो यहां पर दो चीजें बना ले ली हैं आपको। सबसे पहले आपका है इशू, फिर आपका क्या है? रिडीम। इशू कितना है? इशू हमारे को किया जा रहा है डिस्काउंट 6%, और रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम जो कि कितना है? 5%। आप एक काम करो, पहले तो डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू निकाल लो। टोटल फेस वैल्यू कैसी? एक डिबेंचर 100 रुपए का है और 10,000 डिबेंचर है, तो टोटल डिबेंचर कितने रुपए के हो गए? 1 लाख रुपए के। क्लियर? सबसे पहले फेस वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा? पिछले क्वेश्चन में एक ही डिबेंचर था, अब यहाँ पे 1000 डिबेंचर है, तो 1000 डिबेंचर को हम 100 से इंटू करेंगे तो टोटल हमारा डिबेंचर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। अब आ जाते हैं इशू। इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे 6%, तो 1 लाख का 6% निकाल लो, ये फेस वैल्यू। 1 लाख का 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6000 रुपए। यानी इशू किया जा रहा है 6000 के डिस्काउंट पे, और 1 लाख का हम 5% निकालेंगे तो 5000 रुपए। ठीक है, रिडम्पशन है। अब एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि कंपनी इस क्वेश्चन में डेट है तो आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हो। जब जनरल एंट्री का फॉर्मूला हो, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब समझना टोटल कितने रुपए के डिबेंचर हैं? 1 लाख रुपए के डिबेंचर। कितने के डिस्काउंट में इशू करे गए? 6000। तो कितने आएंगे जी? 94,000 रुपीज आएगा। बोलो क्लियर? सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां से 94,000 आपने रिपीट करना है। क्लियर? अब देखो यहां, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पहले एंट्री बना लो, क्या डिस्काउंट है इशू पे? यस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का है? 6000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है? यस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, शॉर्टकट आपको एग्जाम में नहीं मारना होता। प्रीमियम पूरा लिखना होता है, डिबेंचर पूरा लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद 2% डिबेंचर। परसेंट डिबेंचर में कितने परसेंट है? 11%। टू 11% डिबेंचर अकाउंट किससे होगी? फेस वैल्यू कितनी है जी? 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है। उसके बाद आ जाते हैं 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है? यस है। 2 प्रीमियम ऑन, तो प्रीमियम ऑन इशू है ना, इशू पे तो प्रीमियम नहीं है, हटाओ। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है? यस, रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है प्रीमियम रिडम्पशन पे? 5000। बोलो क्लियर होता है? ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा ना 94 था यार, 95 लिख दिया मैंने ना, 94। अब देखो एंट्री आपकी मैच भी हो जाएगी, अगर आप मैच करोगे तो एंट्री आपकी मैच हो जाएगी। तो आपको एक चीज और मैं समझा देता हूं कि ये जो है ना डिस्काउंट, जो इशू का डिस्काउंट है और जो रिडम्पशन का प्रीमियम है, ये दोनों ही कंपनी के लिए लॉस होता है। तो आप इन दोनों की जगह एक लाइन और लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और इन दोनों को जोड़कर आप 11,000 भी दिखा सकते हो। तो बुक्स वगैरह में आपको ऐसे सॉल्यूशन दिखेगा, इन दोनों लाइनों को जोड़कर एक लाइन बना देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि 11,000 है। क्लियर? तो आप ये चीज ध्यान रखना, कहीं बुक में आप सॉल्यूशन देखो तो आपको समझ में ना आए कि भाई ये कैसे हो रखा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो
अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी यहाँ पर कैश के बदले नहीं बल्कि या तो असेट्स या फिर बिजनेस के बदले क्या कर रही है, डिबेंचर को इशू कर रही है। सपोज दैट हमारी कंपनी ने किसी से फर्नीचर खरीदा, हमारी कंपनी ने मशीन खरीदा, हमारी कंपनी ने बिल्डिंग खरीदा और बदले में देने हैं उनको पैसे। किसी भी फर्म को बदले में क्या देने, पैसे। तो हमने बोला यार तुम पैसे क्या लोगे, हमारे डिबेंचर रख लो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो पैसे की जगह क्या ले लो, डिबेंचर ले लो। तो यहां पर जो हमारी कंपनी ने डिबेंचर इशू करा है, बदले में पैसा नहीं आया, बदले में हमारे पास आ गई बिल्डिंग, बदले में हमारे पास आ गई लैंड, बदले में हमारे पास आ गई मशीनरी। तो इसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर इशू अदर देन कैश। क्लियर होती है बात, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हैं, जैसे हमारी फर्म ने किसी दूसरी फर्म को जो चल रही है उसको एज इट इज परचेज कर लिया और बदले में क्या दे दिया, डिबेंचर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले हम इसकी बेसिक जनरल एंट्री को समझ लेते हैं। अगर हम किसी से असेट्स परचेज करते हैं, जैसे हमने राम लिमिटेड से मशीन खरीदी, तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, असेट्स की जगह मशीन हो जाएगा, टू वेंडर की जगह क्या हो जाएगा, राम लिमिटेड। तो अगर हम असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी ये एंट्री हो जाती है। क्लियर। अगर हम असेट्स की जगह उसका पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं तो क्या होगा, जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं ना, तो आप याद रखना, हम खरीदते हैं उसके असेट्स, साथ में खरीद लेते हैं उसकी लायबिलिटी। जैसे हमने किसी का बिजनेस चल रहा है, उसके पास बिल्डिंग है, हमने बोला बिल्डिंग भी दे दे, फर्नीचर भी दे दे, तेरे पास जितनी मशीन है वो भी दे दे। उसने बोला सर मेरे को बैंक लोन पे करना है, मैंने बोला बैंक लोन भी छोड़ दे, वो भी मैं ही पे कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो हम असेट्स के साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी परचेज कर लेते हैं। तो ये जो एंट्री है, ये एंट्री है किसकी, बिजनेस को परचेज करने की, बिजनेस को परचेज। तो अगर हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो हम ये एंट्री करेंगे, असेट्स को परचेज कर रहे हैं तो ये एंट्री। बिजनेस परचेज की एंट्री क्या है, असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर वही आ जाएगा जितने में सौदा हुआ। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन, जितने में सौदा हुआ है, ठीक है। और हम उसकी लायबिलिटी भी खरीदने तो लायबिलिटी भी आ जाएगा। अगर ऊपर कम पड़ रहा है तो गुडविल आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में, ऊपर डेबिट में कम पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, गुडविल, और नीचे अगर कम पड़ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। यानी कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से एंट्री में से कोई एक चीज ही यहां पर आ पाएगी। बात समझ में आती है या नहीं आती, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेमेंट करने का टाइम। अब देखो, वेंडर से अगर आपने असेट्स खरीदा और वेंडर से आपने अगर बिजनेस खरीद लिया है राम लिमिटेड से, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं और वो डिबेंचर डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, 2% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर हम प्रीमियम पे उसे डिबेंचर दे रहे हैं तो यहाँ प्रीमियम भी आ जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है ना कि हमने 5 लाख की मशीन खरीदी, हमने बोला 4 लाख के डिबेंचर ले ले और 1 लाख रुपए तू कैश में रख ले, ठीक है। तो अगर आप उसे कैश बैंक से कोई पेमेंट कर रहे हो तो कैश बैंक में आ जाएगा, अगर बिल से कोई पेमेंट कर रहे हो तो बिल्स भी आ जाएगा। क्लियर होता है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारे को बात थोड़ी क्लियर होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बच्चों इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है रिलायंस लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। एक मशीन परचेज की गई है जो कि 1,35,000 रुपए की है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर। हम इसकी पेमेंट किस में कर रहे हैं, 9% डिबेंचर में कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। इफ द डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार, तो बताइए क्या होगा अगर डिबेंचर को पार पे इशू किया जाएगा और डिबेंचर को किस पे, 10% डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। तो दोनों की जनरल एंट्री देनी है। सबसे पहली एंट्री आप ये बताना है कि हम असेट्स परचेज कर रहे हैं या बिजनेस। हम सिंपल असेट्स परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ इसमें एक मशीन खरीदी है, यहाँ पर कोई लायबिलिटी वगैरह किसी चीज की जानकारी नहीं है। तो असेट्स के रूप में हमने क्या खरीदा है, मशीन, तो हम लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि वेंडर का नाम यहाँ मेंशन नहीं है। हम रिलायंस लिमिटेड ने परचेज करा है पर किससे करा है उसका नाम मेंशन नहीं है, तो हम वेंडर ही लिख देते हैं। 1,35,000, 1,35,000, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हो गई असेट्स को परचेज करने की। बिजनेस परचेज नहीं कर रहे तो ये एंट्री हटा देते हैं। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर सेकेंड एंट्री में, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं है। अब जो हम पेमेंट कर रहे हैं सबसे पहले हम एट पार की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, एट पार की कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो एट पार की अगर हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट तो आएगा नहीं। परसेंट डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर में कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर अकाउंट। फिर यहाँ प्रीमियम भी नहीं है, बैंक से पेमेंट नहीं करी, बिल से पेमेंट आपने नहीं करी है। कितना पेमेंट करना था, 135,000, ठीक है, 135,000।
क्लियर हुआ। अगर एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर की जगह वेंडर ही आएगा, 135,000 की पेमेंट करनी है। क्लियर। अब डिस्काउंट आ रहा है तो बस पेमेंट में यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर। इसके अलावा प्रीमियम नहीं है, बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस ये एंट्री बन जाएगी। अब जब भी हम डिस्काउंट या प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू करते हैं ना, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालना होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, 1,35,000 की पेमेंट करनी है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। अगर डिस्काउंट है तो माइनस करो, प्रीमियम है तो ऐड करो। तो डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है जी, 10% का डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट, 100 का 10% कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसे 90 से डिवाइड कर देना, जो भी अमाउंट है, यह आएगा आपका 1500। क्लियर। तो यह आ गया, देखो 1500 पे डिस्काउंट कितना है, 10 का, और 1500 पे फेस वैल्यू कितनी है, 100 की। तो ये आपका आ गया 15,000, और ये आ गया आपका 1,50,000। ये 15,000 यहाँ लिखो, डेबिट में है क्योंकि अमाउंट। बोलो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया कि डिबेंचर इशू अदर देन कैश का कैसे होगा। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जहां पर हमारे को बिजनेस परचेज किया जा रहा है। बिजनेस परचेज वाला हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है रोमा लिमिटेड, क्वेश्चन वाला कहता है हमारे को कि रोमा लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग असेट्स लायबिलिटी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। तो ये जो है ना कृष्णा लिमिटेड, ये हमारा वेंडर हो गया, ठीक है। वेंडर का नाम दिया 1 अप्रैल 2019। पूरे कृष्णा लिमिटेड को ही हमने टेक ओवर कर लिया, उसका असेट्स लायबिलिटी सब कुछ टेक ओवर कर लिया है हमने। लैंड बिल्डिंग ये हमारा एक असेट्स है, उसके बाद फर्नीचर ये भी हमारा एक असेट्स है, स्टॉक ले लिया हमने उसका, ये भी एक असेट्स है, क्रेडिटर ले लिया, ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन ₹60 लाख, और ये जो है हमारा ये क्या दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ₹100 ईच। एक डिबेंचर 100 का जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, और उस पर प्रीमियम कितना रहेगा, 20%। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, कह रहा है इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ। सबसे पहले तो बिजनेस परचेज का मामला है, तो एंट्री हो जाएगी असेट्स में। क्या क्या असेट्स है, एंट्री क्या थी, असेट्स अकाउंट डेबिट। तो असेट्स में चेक कर लो क्या क्या एंट्री है। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है, 50 लाख रुपीस का। क्लियर। उसके बाद है हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो कि कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का। फिर क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो कि कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद है 2, अब देखो मुझे नहीं पता कैपिटल रिजर्व आएगा या फिर यहाँ पर गुडविल आएगा, तो एक बार हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ अंदाजे से। 2 वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, 2 कृष्णा लिमिटेड। तो वेंडर का अमाउंट यहाँ पर हमारे को दे रखा है कितना, पीसी कितना दे रखा है, 60 लाख। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 60 लाख। और 2 लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में चेक करो, क्रेडिटर भी ले रहे हैं हम 7 लाख रुपए का। 2 क्रेडिटर अकाउंट कितना आ रहा है, 7 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये हमने उससे असेट्स लिया, ये हमने लायबिलिटी लिया, और ये वेंडर का अमाउंट है जिसकी एंट्री हो गई पीसी से। क्लियर। अगर आप डेबिट में कम पड़ेगा तो हमारा गुडविल आ जाएगा, और क्रेडिट में कम पड़ेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कम पड़ रहा है या क्रेडिट में, अगर आप यहाँ डेबिट में देखोगे तो ये आपका आ रहा है 65,000 और ये आ रहा है आपका 67, यानी क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 2 लाख रुपीस का क्या आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल। अब अगली एंट्री क्या आ जाती है, पेमेंट की एंट्री आती है। पेमेंट की एंट्री क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिट। तो वेंडर का तो नाम गिवन है, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2। अब देखो किस पे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इस एंट्री को आपको दिखा भी देता हूँ। जो पेमेंट की एंट्री थी क्या था, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो प्रीमियम, बैंक से कोई पेमेंट नहीं करी, बिल से कोई पेमेंट नहीं करी। अगर बैंक से पेमेंट करती तो बैंक भी आ जाता हमारा, ठीक है। ठीक है, इसको समझना है पूरा। कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2
कितने परसेंट डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं? 12%। 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए की पेमेंट करनी है? कृष्णा लिमिटेड का अमाउंट चेक कर लो, 60 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, 12% है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। 60 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और एक डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कितने रुपए का है? हमारा 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। और प्रीमियम कितना है? 20% के प्रीमियम पे करना है। तो 100 का 20% कितना आ गया? 20। तो हम 60,000 को, सॉरी 60 लाख है ना, 60 लाख को 120 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो एक 0 से 0 कट गया, क्या आ गया हमारा? 50,000। क्लियर? अब 50,000 का कितना फेस वैल्यू है? 100 और 50,000 का प्रीमियम कितना है? 20। यह आ गया आपका 50 लाख और यह आ गया आपका 10 लाख। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकालना पड़ता है जब प्रीमियम वगैरह का केस है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि 60 लाख में से 20 लाख उसको कैश दिया जा रहा है, तो हम क्या करते? 60 कृष्णा लिमिटेड अकाउंट करके यहाँ पर कैश लिख के 20 लाख लिख देते, बाकी के आप उसे कितने और पे करने? 40। तो हम फिर 40 लाख के हिसाब से फिर ये करते। ठीक है? तो बस इतना सा ही चेंज है। अगर कोई कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश में से माइनस हो जाएगा, बैंक से माइनस हो जाएगा। अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक में बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई कर सकते हो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको इतनी चीज़ें याद है तो। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? कई बार हमारी कंपनियां लोन लेती है और बदले में मोर्टेज के तौर पर अपने डिबेंचर बैंकों के पास गिरवी रखवा देती है, जिसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। ठीक है? कंपनियां उनको कहती है कि अगर हम आपका लोन ले रहे हैं और हम आपका लोन वापस नहीं करते तो आप किसी भी टाइम मार्केट में हमारे डिबेंचर को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। या दूसरा तरीका, हमारे जो ये डिबेंचर है हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर सिक्योर्ड है, अगर हम आपका लोन वापस नहीं करते तो आप इस डिबेंचर की मदद से हमारे इस बिल्डिंग को बेचकर क्या कर सकते हैं? अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम अपने डिबेंचर बैंकों को दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। एक एग्जाम्पल से समझने की वैसे हम कोशिश करेंगे। देखो, इसके दो तरीके हैं, इसको शो करने के दो तरीके हैं। पहला, कुछ अकाउंटेंट मानते हैं कि इसकी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने डिबेंचर सिर्फ बैंक को रखने के लिए दिए हैं, हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, बस बैंक के पास रखे हैं और कुछ टाइम के बाद जैसे हम उनका लोन देंगे तो वो डिबेंचर हमारे पास वापिस आ जाएंगे। ठीक है? तो पहला तरीका है जहां पर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। दूसरा तरीका है कि जब हम इसकी एक जर्नल एंट्री पास करके इसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो करते हैं। तो दो तरीके हैं, अगर कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी पर आप अपने डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो इसके दो तरीके हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाने के। तो पहला, जब जर्नल एंट्री पास नहीं होगी तो हमें कैसे करना है, दूसरा जब जर्नल एंट्री पास होगी तो हमें कैसे करना है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जो भी अमाउंट आएगा उसको बस फिल कर देना है यहाँ पर। ठीक है? एक बार समझते हैं एग्जांपल से। एक कंपनी है, उसने कितने रुपए का लोन लिया है? उसने लिया है 4 लाख रुपए का लोन लिया है और इस 4 लाख रुपए का लोन लिया उसने बंधन बैंक से, और बंधन बैंक को बदले में वो 8% वाले डिबेंचर गिरवी रखने के लिए दे रही है, जिसकी वैल्यू भी कितनी है? 4 लाख रुपए। क्लियर हो गया? एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। मेथड 1 पे आते हैं, जब इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। सबसे पहले हम एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, छोटी बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने क्या लिया है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो कि किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, और यहां नोट नंबर 1 लिख देंगे। अगर यही लोन हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया होता तो यहां लिख देते करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, नोट नंबर 1। अब देखो लोन कितने के लिया है, लोन देखना है आपको। लोन कितने का लिया आपने बंधन बैंक से? 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर हमें आगे क्या करना है? आगे हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1 बनाना है। क्या लिया हमने? टर्म लोन फ्रॉम, किससे? यहां पे लिख देना बंधन बैंक, कोई दिक्कत। कितने रुपए का लोन लिया है एक बार देख लेते हैं। 4 लाख रुपए का लोन लिया है और हमने क्या दिया है? हमने दिया है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, कितने डिबेंचर हमने उन लोगों को दिए? कितने रुपए के डिबेंचर दिए हैं? ₹4 लाख डिबेंचर, जो कि कितने परसेंट वाले हैं? 8% वाले हैं एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। बस हमारा काम खत्म।
अगर हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते तो बस हमें इतना काम करना है और बस नरेशन के अंदर हमें ये बात शो करनी है कि हमारी कंपनी ने 4 लाख के डिबेंचर जो कि 8% वाले हैं वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बंधन बैंक को इशू कर दिया है। बात समझ में आ गई। अगर हम इसी चीज की जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम इस डिबेंचर को इशू करने की जर्नल एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं तो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस क्यों, अब ये सस्पेंस हो चुका है कि अगर हम उनका लोन वापस करेंगे तो है हमें डिबेंचर वापस मिलेंगे, अगर हमने लोन वापस नहीं करा तो ये डिबेंचर बैंक वाले ही रख लेंगे। ठीक है, तो एंट्री हो जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर हमारे पास से चला गया है। कितने रुपए का डिबेंचर है, 4 लाख। याद रखना यहाँ डिबेंचर की वैल्यू आती है। कई बार ऐसा होता है कि लोन 4 लाख का होता है लेकिन डिबेंचर क्या होता है, 5 लाख का होता है। तो यहां पर आपको डिबेंचर की वैल्यू लिखनी है। डिबेंचर कितना है, 4 लाख। इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से दोनों चीजें कैसी हैं, सेम है। बोलो क्लियर होता है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने का डिबेंचर दिया, 4 लाख का। परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 4 लाख। अगर यहां पर मान के चलो डिबेंचर की वैल्यू 5 लाख होती है तो यहां 5 लाख कर देते हैं, यहां लोन का अमाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर इक्विटी इन लायबिलिटी, अब यहां पे लोन का अमाउंट आएगा। ठीक है, मान लो लोन 4 लाख का है तो 4 लाख, 5 लाख है तो 5 लाख, इस तरीके से। तो 4 लाख का लोन है, 4 लाख हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर। अब यहां पर कैसे चीजें फिल करनी है, ध्यान से समझना। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लोन फ्रॉम, किससे लोन लिया आपने, बंधन बैंक से लोन लिया है। कितने रुपए का लोन लिया है, 4 लाख रुपए का लोन लिया है। क्लियर हुआ। अब यहां पर ध्यान से समझना। उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि जब हमने लोन लिया तो हमने उनको क्या दिया, हमने रुपीज 4 लाख के डिबेंचर दिए हैं, जो कि कितने परसेंट वाले, एक बार देख लो, जो कि 8% वाले डिबेंचर है एट द रेट, जो कि एक कितने रुपए का है, 100 रुपीज का है। या फिर आप यहाँ पे 4 लाख डिबेंचर कितने रुपए है ना, ये रुपए है, तो इसको कन्वर्ट करके आप नंबर ऑफ डिबेंचर भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। कैसे, एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कितने रुपए की वैल्यू हो गई, 4 लाख। ठीक है, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस भी कितना है, 4 लाख। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ गया हमारा 4 लाख। तो कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, आपने जितने रुपए के डिबेंचर दिए हैं वो, जितने रुपए का डिबेंचर सस्पेंस है वो, देखो दोनों सेम ही होगा। जितने का डिबेंचर दिया वो भी सेम और डिबेंचर सस्पेंस ये दोनों सेम होगा। माइनस करके यहाँ 0 आ जाएगा, ये 4 लाख का 4 लाख आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो 2 तरीके हैं आपके पास शो करने के। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बस इसी फॉर्मेट को याद रखना कि जब जनरल पास करनी नहीं करनी तो क्या होगा, जनरल पास करनी है तो क्या होगा। बस याद रखना कि कितने रुपए का डिबेंचर और कितने रुपए का लोन अमाउंट। ठीक है, कहां पर क्या फिल करना है आपको पता चल जाएगा। बस क्वेश्चन में यही चीज आपको देखनी है। तो यही है हमारा बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उन्हें हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को। तो अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो उसकी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसकी क्या एंट्रीज होती हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, यानी कि जो टोटल डिबेंचर की वैल्यू होती है फेस वैल्यू, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसे प्रीमियम पे इशू करा है या फिर डिस्काउंट पे इशू करा है। जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके ऊपर डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी कि जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर होती है बात। ठीक है, तो आइए हम इसकी सबसे पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि डिबेंचर के इंटरेस्ट की बेसिक एंट्रीज क्या क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक एंट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू करती है तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर आपको पूरा लिखना है, जो भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं आपको पूरा लिखना होता है एंट्री के अंदर। तो ये होती है एंट्री ड्यू करने की। जब भी कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट देने वाली होती है तो उससे पहले कंपनी ये पता लगाती है कि मुझे एक्चुअल में कितना पैसा पे करना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग ड्यू करना। तो जब टाइम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये एंट्री है ड्यू करने की। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंट्री आती है जब डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा क्या करा जाता है, पे किया जाता है। तो पे करने की एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है। कई बार कंपनियां टीडीएस भी काट लेती है। अब ये टीडीएस का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करती है तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये डिबेंचर होल्डर की इनकम होती है। तो गवर्नमेंट इनको कहती है कि आप इंटरेस्ट पे करने से पहले, क्योंकि हमें उनसे टैक्स लेना, तो आप एक काम करो, उनको टैक्स काट के ही डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करो, वो जो टैक्स है वो हमें जमा करवा दो। लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर अदरवाइज होता तो मैं टीडीएस की भी एंट्री आपके लिए पास कर देता। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाती है हमारी पेड करने की। क्लियर। उसके बाद डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है और आपको पता है कि सारे एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ईयर एंड पर हम ये जो खर्चा है, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का खर्चा है, ये ईयर एंड पर कहां पहुंचा दिया जाता है? P&L अकाउंट के अंदर पहुंचा जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब कई कंपनी है, ये हमारी ट्रांसफर की इनकम है। किसकी इनकम है? ट्रांसफर के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। कई कंपनियां इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ईयरली पे करती है और कई कंपनियां हाफ ईयरली के हिसाब से पे करती है, मतलब 6-6 महीने पे अपने डिबेंचर का इंटरेस्ट पे कर देती है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तब हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन वाला क्या था कि ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी है, इशू करती है 5000 डिबेंचर 10% वाले। तो डिबेंचर कितने हैं? डिबेंचर हैं हमारे पास 5000। ठीक है, कितने परसेंट वाले हैं? 10% वाले हैं। ठीक है, एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है और डिबेंचर को इशू किया जा रहा है। डिबेंचर को जो इशू किया जा रहा है, इशू करने की डेट दे रखी है 1/4/2022। ठीक है, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एज पर द टर्म ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 बार पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट 2 बार पे किया जा रहा है, एक सितंबर में पे किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक पे किया जाएगा साल में 30/9 पे। ठीक है, और एक पे किया जाएगा 31/3 पे, यानी साल में 2 बार डिबेंचर का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटेड टू द डिबेंचर इंटरेस्ट for the year ending 31st March 2023, transfer of interest on the debenture for the year ended statement of profit and loss। हालांकि क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर इशू की एंट्री नहीं मांगी है, लेकिन अगर फिर भी मान लो आपको इशू की एंट्री भी करनी होती, जनरली क्वेश्चन में पूछ ही लेता है वो, इशू की एंट्री भी करनी होती तो आप कैसे करते हैं? ठीक है, अगर आपको इशू की एंट्री भी करनी होती तो आप किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले कंपनी ने किस दिन इशू करा है? 1/4/22 के दिन। 1/4/22 के दिन हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। कितने डिबेंचर हैं? 5000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है, यानी कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर आपने मार्केट में इशू करे हैं ब्राइट लिमिटेड ने। ठीक है, ये हो गया। अब डिबेंचर को एडजस्ट करने की, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को एडजस्ट करने की एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 10%। टू 10% डिबेंचर अकाउंट। क्वेश्चन में ना तो इशू पे कोई प्रीमियम है, ना कोई डिस्काउंट है, ना ही रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सारी चीजें पार पे है। ठीक है, तो यहां पर भी आ गया 5 लाख और यहां पर भी आ गया 5 लाख। क्लियर। या मैंने आपकी यादें थोड़ी सी ताज़ा हो जाए पीछे की, इसलिए मैंने ये इशू की एंट्री भी कर दी, हालांकि इशू की एंट्री उन्होंने क्वेश्चन वालों ने मांगी नहीं है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाले पॉइंट पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल में 2 बार पे करनी है। कितनी बार पे करना है? 2 बार। तो जब हम एक बार इंटरेस्ट पे करते हैं, जब भी हम डिबेंचर का एक बार इंटरेस्ट पे करते हैं तो 2 एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी 2 एंट्री होती है, ड्यू करने की और पेड करने की। और सबसे लास्ट में, साल के एंड में, आपको पता है P&L अकाउंट हम सबसे लास्ट में बनाते हैं, तो ये एंट्री सिर्फ एक बार होती है, वो भी साल के एंड में। मान लो आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट साल में 2 बार दिया, तो जब आप 2 बार इंटरेस्ट दोगे तो दोनों इंटरेस्ट को जोड़कर साल के एंड में ये एंट्री पास करके उसमें ट्रांसफर कर देना है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब एंट्री करता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट कब दिया? 30 सितंबर के दिन दिया। 30/9/2022 को आप इंटरेस्ट दोगे सबसे पहले। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट
ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर, अब पूरा लिखना डिबेंचर होल्डर। क्लियर। अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इंटरेस्ट हमें निकालना कैसे, देखो एक डिबेंचर हमारा 10 रुपए 100 रुपए का है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, टोटल डिबेंचर कितने हैं 5000, तो इंटू करेंगे तो हमारा 5 लाख का डिबेंचर बनता है। कितने का डिबेंचर बनता है 5 लाख। इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 5 लाख रुपए का डिबेंचर है, 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, क्वेश्चन में देख लेना, और 2 बार देना है साल में, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 मंथ का आपको पहले देना है। ठीक है, यानी हाफ ईयरली के हिसाब से मतलब क्या है 6-6 महीने का आपको पे करना है। तो ये आ गया आपका 25,000 आ गया। क्लियर है। उसके बाद फिर डिबेंचर होल्डर को पे करना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन भी आपको एग्जाम के अंदर लिखनी होती है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। क्लियर, 25,000 और 25,000। एक बार जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर का तो हम 2 एंट्री पास करेंगे। हम चाहे तो इसकी नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कैंसिल हो जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, ये इसकी नेट एंट्री भी हो जाती है। ठीक है, एक बार डिबेंचर पे करेंगे, एक बार डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे तो 2 बार एंट्री होगी। अब देखो, अब 6 महीने के बाद पे होगा तो तारीख कितनी आ जाएगी 31 तारीख 3रा महीना 2023 आ जाएगा, 6 महीने के बाद। ये ईयर एंड की डेट आ गई। ठीक है, फिर से हम डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेंगे, सेम वही एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री सेम ही बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। इसकी नरेशन ये रहेगी, सेम वही 6 महीने का बनेगा आपका 25,000 इस तरीके से, 25,000 और 25,000। ईयर एंड पर आपको साल के एंड में ये वाली एंट्री पास करनी है। रीजन क्या है कि देखो P&L अकाउंट आप सबसे एंड में बनाते हो, साल के एंड में, तो साल के एंड में साल में जितने भी खर्चे होते हैं सब P&L अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो खर्चा है वो भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दिया, देखो पहले आपने 25,000 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, फिर आपने कितना इंटरेस्ट दिया 25,000, तो पूरे साल में टोटल कितने का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया आपने 50,000 का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको बस एंट्रीज कंप्लीट होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और साल के एंड में हम लोग क्या कर देते हैं, इसे P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर बच्चों, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब भी कोई कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है तो उस पर जो लॉस होता है उसे कंपनी को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, यानी कि बुक्स के अंदर से खत्म करना होता है। तो कंपनी डिबेंचर के ऊपर होने वाले लॉस को किस तरीके से राइट ऑफ करती है, आइए जरा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को डिबेंचर इशू करने पर लॉस का मतलब होता क्या है। देखो, जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है तो वहां पर 2 तरीके से लॉस हो सकता है कंपनी को। सबसे पहले, अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर को इशू करती है, क्या करती है, इशूड करती है, किसके ऊपर, एट डिस्काउंट के ऊपर। यानी कि अगर किसी कंपनी का डिबेंचर 10 रुपए का है और कंपनी 8 रुपए में इशू कर दे रही है तो वहां पर कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर किसी कंपनी का डिबेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पर तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है डिबेंचर को इशू करने पर। सेम ऐसे अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम करती है किसके ऊपर, एट प्रीमियम के ऊपर। किसके ऊपर, एट प्रीमियम, तो ये भी कंपनी के लिए लॉस होता है। कंपनी ने लिए तो 10 रुपए थे लेकिन वापस कंपनी 12 रुपए कर रही है तो ये कंपनी के लिए लॉस है। तो कंपनी के लिए डिबेंचर को इशू करने पर 2 चीजें लॉस होती हैं। पहला, इशू के ऊपर जो डिस्काउंट है वो कंपनी के लिए लॉस है, और कंपनी के लिए रिडम्पशन के ऊपर जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस का मतलब समझ में आ गया, 2 चीजें लॉस होती है। और जब कंपनी कभी भी अपने डिबेंचर को इशू करती है डिस्काउंट पर या रिडीम करती है प्रीमियम पर, और ये जो लॉस होता है इसे बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपनी को हटाना होता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को हटाने के लिए कंपनी किस तरीके से ट्रीटमेंट करती है वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले, अगर हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए एक तरीके का कैपिटल लॉस है। ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ इन द ईयर
इट इज इनकर्ड, हमें उसे राइट ऑफ करना होता है जिस साल ये लॉस होता है। मान लो इस साल मैंने डिबेंचर इशू करा और डिबेंचर को इशू करने पर मुझे 5 लाख का लॉस हो रहा है, तो मुझे इसी साल की बुक्स ऑफ अकाउंट से इसे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यानी कि या तो P&L से हटाऊंगा या मेरे पास कोई SPR का बैलेंस होगा वहां से हटाऊंगा। क्लियर? तो इसे राइट ऑफ किया जाता है सबसे पहले SPR से, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्लियर? अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कम पड़ जाता है या सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो आप फिर इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हो। जैसे कि मेरे को डिबेंचर इशू करने पर 1 लाख का लॉस हो गया और मेरे SPR में 1 लाख से ज्यादा रुपए पड़े हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, SPR से हो जाएगा। मैंने डिबेंचर को इशू करा, मुझे 1 लाख का लॉस हुआ और मेरे SPR में सिर्फ 70,000 रुपए हैं, तो SPR से 70,000 रुपए कट जाएंगे, बाकी के 30,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से कट जाएंगे। अगर मैंने डिबेंचर को इशू करा और मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, मेरे पास SPR है ही नहीं, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से पूरा क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। क्लियर होती है बात? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसकी एंट्री करनी पड़े, हमें इसकी एंट्री करनी पड़े, तो हम इसकी बेसिक एंट्री कैसे करेंगे? देखो, लॉस को राइट ऑफ करने की जो बेसिक एंट्री है वो क्या है? इसकी एंट्री होती है SPR अकाउंट डेबिट, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो सिर्फ आप, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? ये राइट ऑफ करने की, लॉस को राइट ऑफ करने की ये वाली जर्नल एंट्री की जाती है। क्लियर? अब जरा मैं एक क्वेश्चन समझाता हूं, तभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना एक बार। क्वेश्चन वाला क्या आता है, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर। सबसे पहले हमारे पास डिबेंचर कितने हैं, 10,000 हैं और 8% वाले डिबेंचर है। कितने रुपए का एक है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, एट द रेट 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। अच्छा, अगर 100 रुपीज का एक डिबेंचर है तो बताओ डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, कितना आ गया, 10 लाख, यानी टोटल फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए। अच्छा, डिबेंचर को इशू किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पर और फिर रिडीम किया जा रहा है 5% प्रीमियम पर। इसका मतलब दोनों ही हमारे लिए लॉस है। तो यहां पर दो बातें हैं, डिबेंचर को आप इशू कर रहे हो किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, और डिबेंचर को आप रिडीम कर रहे हो किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, और दोनों कितना है, 5% और ये दोनों ही हमारे लिए लॉस होता है, मैंने आपको अभी बताया था। तो एक बार हम निकाल लेते हैं कि फेस वैल्यू अगर 10 लाख है तो इशू करा जा रहा है 5% पे, तो इसका कितना आ जाएगा, 50,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 50,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिबेंचर को इशू करने पर हमें टोटल कितने का लॉस हुआ, तो 50,000 डिस्काउंट जो इशू पर है और रिडम्पशन पे 50,000 का प्रीमियम, तो टोटल कंपनी को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का डिबेंचर को इशू करने पर। क्लियर होता है? अब आगे चलते हैं। इट हैज द बैलेंस 70,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास SPR के अंदर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 50,000 रुपए का बैलेंस है। ठीक है, नहीं 70,000 रुपए का है, 70,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर बैलेंस है और 50,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व के अंदर। देखो, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करेंगे हम जो भी लॉस हमारे को होगा कंपनी के अंदर डिबेंचर को इशू करने पर, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देना है। क्लियर? ये कंफ्यूज करने के लिए। द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू। देखो, आपको वो इशू की एंट्री भी मांग रहा है इस बार। ठीक है, और राइट ऑफ द लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर हुआ? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले मैं इशू की एंट्री कर रहा हूं। इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्लियर हुआ? कितना डिबेंचर है हमारा, 10 लाख रुपए के हमारे टोटल डिबेंचर की वैल्यू है, जिसको हमने डिस्काउंट पर इशू करा है 50,000। तो बताइए हमारे पास कितने रुपए आएंगे, हमारे पास आएंगे 9,50,000 रुपए।
क्लियर। अब इसको एडजस्ट करने की एंट्री करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। दूसरा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आप चाहो तो इसकी जगह 2 लाइनें लिख सकते हो। क्या? डिस्काउंट ऑन इशू भी डेबिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्या होता है हमारा, डेबिट होता है। तो आप चाहो तो उसकी जगह 2 लाइन ऐड कर सकते हो। मैंने दोनों को जोड़कर एक लाइन बना दे रहा हूं। 9,50,000 मैंने बताया था जब मैं आपको करवा रहा था लमसम वाला टॉपिक, और यहां पर टोटल कितने का लॉस हो गया, 50 1 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं 2% डिबेंचर। कितने परसेंट है, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बोलो क्लियर होता है। ठीक है, इसमें आता है फेस वैल्यू, इसकी एंट्री फेस वैल्यू से होती है। फेस वैल्यू कितना है, 10 लाख रुपए। ठीक है, 2 नीचे क्या आता था, प्रीमियम ऑन इशू, इशू पे प्रीमियम नहीं है। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको भाई रिडम्पशन पूरा लिखना होगा, डिबेंचर भी पूरा लिखना होगा, ये सब शॉर्टकट नहीं मार सकते एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। अब ये जो एंट्री हमने करी है, ये हमने इशू की एंट्री करी है। अब इशू की एंट्री जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। अब लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे लॉस कितने का है। लॉस है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या पड़ा है, 70,000 का SPR। तो बचे कितने, 30,000 रुपए और बचे रहे हैं। तो 30,000 रुपए को हम लोग राइट ऑफ करेंगे कहां से, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो एंट्री क्या बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ, जिसमें से कितने रुपए कवर हो जाएंगे SPR से, सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर हो जाएंगे 70,000। बाकी के 30,000 कहां से लेने पड़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है ना, सारे ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ना हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं वो यही एंट्री पूछेगा, लेकिन वो इशू की एंट्री भी पूछ लेता है, वो इंटरेस्ट की एंट्री भी पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपने इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी पढ़ लिया, आपने इशू का भी पढ़ लिया है, आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आप उनको कंबाइंड भी कर सकते हो। तो बहुत सारे कंबाइंड क्वेश्चन है ऐसे, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो बुक के अंदर, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास के अंदर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।